हेलो प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम भारत शासन अधिनियम 1935 के ऊपर चर्चा करेंगे। भारत शासन अधिनियम उत्तरदायी शासन के विकास की वह दूसरी पीढ़ी थी। जैसे कि पहली पीढ़ी 1919 का अधिनियम था और 1935 का जो अधिनियम था वो दूसरी मंजिल या सीढ़ी था। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर तथा नेहरू प्रतिवेदन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रक्रिया के स्वरूप यह अधिनियम इंग्लैंड द्वारा जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनकी सिफारिशों के आधार पर 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जिसमें भावी संविधान की रूपरेखा पर प्रकाश डाला गया और संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट इस श्वेत पत्र के आधार पर पेश की, जिसके फलस्वरूप 1935 का भारत शासन अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम की प्रमुख जो विशेषताएं हैं या मुख्य बिंदु बातें हैं वो इस प्रकार से हैं। एक तो कि जो वर्तमान जो भारतीय संविधान है उसका लगभग 1/3 भाग हमने 1935 के अधिनियम से हूबहू लिया है। यानी जो मुख्य जो आधार स्तंभ है हमारे भारतीय संविधान के, वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किए हैं। अन्य विशेषताओं में जैसे इसका एक विस्तृत आकार था, ये आकार की दृष्टि से इतना पर्याप्त विस्तृत था। जैसे इसमें 321 धाराएं थी और शासन से संबंधित सभी जो महत्वपूर्ण भाग थे वो इसके अंतर्गत थे। और लगभग इस अधिनियम की जो 200 धाराएं थी, जैसे मैं पूर्व में बताया कि 1/3 भाग, तो लगभग 200 धाराएं आज भी हमारे संविधान का भाग हैं। दूसरा जो संघीय व्यवस्था है, अर्थात इस अधिनियम द्वारा जो ब्रिटिश प्रांत हैं और देशी राज्यों को मिलाकर एक संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई और एक निश्चित संख्या में देशी राज्यों को एक विलेख पत्र के माध्यम से संघ में इसमें शामिल होना बताया गया। और लेकिन कुछ ऐसी शर्तें थी जिसके कारण यह भाग इसका क्रियान्वित नहीं हो सका। अन्य बातों में जैसे केंद्र और जो प्रांतों में जो अधिकारों का जो विभाजन है, यह विभाजन जो है वो संघात्मक शासन का प्रमुख गुण होता है। इसलिए यहाँ जो विभाजन है वो यहाँ रखा गया कि जैसे 3 सूचियाँ यहाँ बनाई गई, जैसे केंद्र में 59 विषय, प्रांतीय में जो 54 और जो संवर्ती सूची जिसमें कि 36 विषय यहाँ रखे गए। तो आज भी लगभग उसी तरीके से हमारे यहाँ भी इसी प्रकार विषयों का विभाजन करके सभी अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त रखते हैं। तो अभी भी हमारे यहाँ जैसे केंद्र सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची भी अभी भी है। अगला, जैसे केंद्र में जो आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना यहाँ की गई, अर्थात जो केंद्रीय विषय हैं उनको 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। जो आरक्षित विषय थे वो गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के अधीन थे, और हस्तांतरित है उस पर गवर्नर जनरल को परामर्श एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था यहाँ की गई। वो लेकिन यहाँ बात आती है उत्तरदायी शासन की स्थापना की। तो लिखित रूप में इस प्रकार से देखने और सुनने में ऐसा लगता है कि भाई वाकई में वहाँ उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई थी, लेकिन हकीकत में ऐसा या व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि जो गवर्नर जनरल है केंद्र में और जो प्रांतों में जो गवर्नर थे उनको स्वयं विवेकीय अधिकार भी यहाँ सौंपे गए थे। वो उनकी इच्छा पे निर्भर था कि वो इन विषयों से संबंधित मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह को माने या नहीं माने। अगली जो विशेषता है जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 की सबसे बड़ी विशेषता और मुख्य बिंदु माना जाता है कि जो 1919 के अधिनियम के द्वारा जो द्वैध शासन प्रणाली नामक दोष आरोपित किया गया था, उसको प्रांतीय स्वायत्तता एक नए बिंदु के रूप में शामिल कर उस दोष को मिटा दिया गया। अर्थात प्रांतीय जो स्वायत्तता है वो यहाँ लागू की गई, जिसके माध्यम से उत्तरदायी शासन की स्थापना प्रांतों में शुरू की गई। अर्थात जो प्रांतीय प्रशासन था उसका पूरा क्षेत्र प्रांतीय जो विधानमंडल है उसके प्रति उत्तरदायी जो मंत्री परिषद है उनके हाथों में सौंप दिया गया। और जो विषयों का जो विभाजन था प्रांतीय स्तर पर,
आरक्षित और वो हस्तांतरित उसको मिटा दिया गया और इसी जो व्यवस्था को प्रांतीय स्वायत्तता की संज्ञा दी गई। अर्थात जो द्वैध शासन प्रणाली के जो दोष थे उनको मिटाकर नए रूप में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, जिसे कि प्रांतीय स्वायत्तता कहा गया। तो इस प्रकार इसके दो अर्थ बताए जा सकते हैं, एक तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और जो प्रांत है उन पर केंद्रीय नियंत्रण से मुक्ति। यहाँ जो शासन करने का अधिकार है वो मंत्रियों को दे दिया गया और मंत्रियों को पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाया गया विधानमंडल के प्रति, और विधानमंडल में वो विश्वास प्राप्ति तक ही अपने पद पे बने रह सकते थे। तो इस प्रकार से जो उत्तरदायित्व की जो भावना है वो यहाँ लागू की गई और प्रांतीय सूची में जो 54 विषय थे उन पे कानून बनाने की जिम्मेदारी साधारणतः केंद्रीय नियंत्रण के बिना इस प्रांतीय सरकार को सौंप दी गई। यद्यपि जो कार्यपालिका शक्ति है वो गवर्नर के हाथों में सौंपी गई और उन्हें यह निर्देश दिया गया कि भाई जहाँ तक संभव हो सके आप मंत्रिपरिषद की सहायता से ही कार्य करें। तो एक प्रकार से सैद्धांतिक तौर पर पहली बार गवर्नर को मात्र संवैधानिक शासन के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन ये केवल औपचारिक बातें थी। वहाँ उन्हें एक स्वविवेकी अधिकार भी दिया गया कि वही वो माने या नहीं माने। इस प्रांतीय स्वायत्तता की एक अन्य खास बात यह भी थी कि इस व्यवस्था के अंतर्गत मताधिकार का जो विस्तार है उसको किया गया और प्रत्येक प्रांत में विधानसभाओं के संगठन और जो उनका आकार है उनको बढ़ाया गया। तो इस आधार पे हुआ क्या कि 1937 में जो चुनाव हुए उन 11 प्रांतों में इस व्यवस्था का क्रियान्वयन किया गया, लेकिन धीरे धीरे इस व्यवस्था के भी दोष प्रकट होना शुरू हो गए थे। जैसे हमने कहा कि जो गवर्नर हैं उनको स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त थी, लेकिन जो वास्तविक रूप से प्रधान वही होते थे, क्योंकि वो उनके ऊपर था कि वो उनकी बातों को माने या नहीं माने, क्योंकि वो उनकी विशेषाधिकार शक्तियों के अधीन आते थे। साधारण परिस्थितियों में जो केंद्र से यहाँ नियंत्रण को हटा दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता के माध्यम से प्रांतों को सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन जो असाधारण परिस्थितियाँ होती हैं, अर्थात शुरू में यहाँ जो गवर्नर जनरल है उनको कुछ आपातकालीन शक्तियाँ सौंपी गई जिसके माध्यम से वो प्रांतीय स्वायत्तता को मिटा सकता था। वैसी ही थी जिस प्रकार से आज हमारे यहाँ भी जो आपातकाल शक्तियाँ हैं वो हमने यहीं से ग्रहण की। तो गवर्नर जनरल का जो पद है वो और शक्तिशाली कर दिया गया। एक तरफ तो हम ये देखने और सुनने में आ रहे थे कि भाई हमें अधिक आंशिक पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना यहाँ कर दी है और हमको उसमें शामिल किया जा रहा है, लेकिन दूसरी हाथ से उन सारी चीज़ों को छीना जा रहा है और छीना इस प्रकार से जा रहा है कि जो गवर्नर जनरल है उनको आप आपातकालीन शक्तियाँ सौंप रहे हैं जिसके माध्यम से वो अपना स्वविवेकीय अधिकार, यानी कभी भी उनके विवेक में जागृत हो जाता है कि भाई नहीं ये गलत है और यहाँ आपातकाल लगा दिया जाए। तो इस प्रकार के जो दोष हैं उनसे जो प्रांतीय स्वायत्तता थी वो केवल एक दिखावा मात्र थी, वास्तविकता बिल्कुल भी नहीं थी। और यही प्रांतीय स्वायत्तता इस अधिनियम का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विशेषता थी वो धीरे धीरे इसका एक दोष भी बनने लग गई। और अन्य विशेषताओं में यदि हम देखें तो यहाँ जैसे संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई थी संघात्मक शासन में, क्योंकि एक संघीय न्यायालय होना ज़रूरी है केंद्र और उसकी इकाइयों के मध्य विवादों के निपटान करने के लिए। तो इस अधिनियम में एक फेडरल कोर्ट की व्यवस्था भी की गई थी। तो ये वो सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि 1935 का जो अधिनियम है उसमें ये किए गए थे। लेकिन उस समय बढ़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन की गतिरोध के कारण और दूसरे विश्व युद्ध की दस्तक के कारण ब्रिटिश सरकार को औपचारिक रूप से भारतीय जनमानस को संतुष्ट करने के लिए यह अधिनियम पारित करना पड़ा। और इस प्रकार का अधिनियम जिसकी न तो कोई प्रस्तावना थी न ही कोई निश्चित उद्देश्य था, अतः यह 1935 का जो अधिनियम है एक प्रतिक्रियावादी सुधार योजना थी जिसका मुख्य उद्देश्य अभिरक्षणों और संरक्षणों द्वारा बढ़ती हुई राष्ट्रीयता के वेग को रोकना मात्र था। इसलिए जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने कहा भी था कि यह अधिनियम ऐसा अधिनियम है
जिसमें ब्रेक तो था लेकिन इंजन बिल्कुल भी नहीं था, अर्थात एक ऐसी गाड़ी जिसमें ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं है। तो इस प्रकार से जो भारत शासन अधिनियम है वो, जैसा हमने चर्चा की कि इस प्रकार के था कि वो केवल भारतीय जनमानस को प्रतिक्रिया स्वरूप संतुष्ट करने की एक योजना मात्र थी, लेकिन इसमें कई ऐसे सुधारात्मक ऐसे बिंदु थे और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी थी जो हमने उस समय हमें वो सही नहीं लग रही थी, लेकिन जब हम आज़ाद हो गए, हमने भारतीय संविधान का निर्माण किया, तो हमने उन्हें सही मानते हुए हमने अपने भारतीय संविधान में उनको यों की यों शामिल कर लिया और लगभग 1/3 भाग हमारे भारतीय संविधान का हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से ग्रहण किया है। तो ये अपने आप में यह बताता है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो अपने आप में कितनी प्रासंगिकता रखता है। तो छात्रों, ये था भारत जो संवैधानिक विकास है भारत में, उसकी में अंतिम कड़ी भारत शासन अधिनियम 1935। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।